नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी का। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड यूनिट फर्स्ट। जी हाँ, डीएलएड क्लास, प्रधान शिक्षक डीएलएड क्लास का यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला क्लास हुआ था। आज इसका दूसरा क्लास है और आज यूनिट फर्स्ट में हम लोग 3 पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है शिक्षा, विद्यालय और समाज। दूसरा जो पॉइंट है वो है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। और तीसरा जो पॉइंट है वो है शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। जी हाँ, तो ये 3 पॉइंट है और इसके बाद भी इसमें 2 पॉइंट और बचता है जिसको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी इसका कुछ कुछ नोट करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में तो बताऊंगा लेकिन फिर भी आप लोग भी अपने तरफ से नोट करते चलिएगा। देखिए दोस्तों, डेली जो आपकी क्लास होती है वो डेली लाइव क्लास है रात में 9 बजे से। और अभी भी आप हमारे ग्रुप से अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, अभी आपके पास समय है। अभी नया क्लास स्टार्ट हुआ है डीएलएड का। इसके अलावा मैथ का भी क्लास चल रहा है। मैथ का 4 क्लास हो चुका है और उसको भी पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 मार्च से आपको मैथ पूछा जाएगा। जी हाँ, 28 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हुई है, जिसमें अभी पहला क्लास हुआ था डीएलएड। आज होगा दूसरा क्लास। इसके अलावा मैथ का भी 4 क्लास हो चुका है। ठीक है, और पीछे वाला जो क्लास हुआ है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। उसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये जो नंबर दिख रहा है ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, तो आप इस पर मैसेज करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है, तो इसमें 351 का आपको दोस्तों चार्ज लगेगा, है ना। 351 का आप इसको पेमेंट करना है। कैसे, तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम आपको इसी नंबर पर करना है। और पेमेंट करने के बाद उसके बाद स्क्रीनशॉट आप हमारे इसी नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, जहां आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और डेली बाय डेली जैसे जैसे क्लास होते जाएगा ग्रुप में आपको मिलते रहेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, कैरियर परिवार। देखिए, सबसे पहले आपको यूनिट के बारे में तो जानकारी होगी ही, है ना, कि यूनिट फर्स्ट में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरी सिलसिलेवार ढंग से आपको पढ़ाया जाता है। इकाई फर्स्ट में हम लोग बच्चे तथा बचपन और बाल अधिकारों का संदर्भ ये कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये 3 पॉइंट को आज कंप्लीट किया जाएगा और 2 पॉइंट आपका बच जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कि 4 क्लास में यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि डेली 9 बजे से आप सभी को लाइव क्लास मिल सके। ठीक है, चलिए, तो पहला जो हम लोग टॉपिक है वो है शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि शिक्षा का आखिर अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है ना। मानव जीवन में शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्यालय के बारे में। तो विद्यालय का क्या अर्थ होता है ना। विद्यालय का मानव जीवन में क्या कार्य होता है, विद्यालय की क्या परिभाषाएं होती है, विद्यालय का क्या महत्व है ना। विद्यालय के क्या क्या कार्य हैं इसको देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है आपका समाज। तो समाज का क्या अर्थ होता है और समाज की क्या परिभाषाएं हैं, समाज की क्या विशेषताएं हैं, है ना। समाज के कौन कौन से प्रकार हैं, समाज के कौन कौन से तत्व हैं, ये सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और काफ़ी डिटेल से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा कंप्लीट होगा। देखिए, कह रहा है कि मानव प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। देखिए, हमारी प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन इसमें जो सबसे सर्वोत्तम है वो क्या है, मानव ही है ना। जो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर के पैदा होता है और शिक्षा के द्वारा मानव को इस जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करता है और उसे सभ्य बनाता है, सुसंस्कृत बनाता है और योग्य नागरिक बनाता है। जी हाँ, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अर्थ है दोस्तों सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या है, ये एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है कि शिक्षा का आखिर अर्थ क्या है, तो सीखना और सिखाना। और इसीलिए शिक्षा का अर्थ जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है।
ठीक है। और इस प्रकार शिक्षा शब्द का समग्र रूप से अर्थ जो है वो बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है ना। यानी कि शिक्षा के बिना आपका जीवन क्या है तो अधूरा है। अब हम लोग अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत लंबे चौड़े आपको पूरा लिखा गया है ना। हम लोग यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसको देखते हुए चलेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या होता है तो सीखना और सिखाना, और सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया जो है ना वो जीवन भर चलते रहती है, ठीक है। और शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रकट करने में कहा जा सकता है कि शिक्षा जो है दोस्तों वो किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार से मनुष्य को सभ्य बनाया जाता है, सुसंस्कृत बनाया जाता है और योग्य नागरिक बनाया जाता है। ये शिक्षा का ही देन है, ठीक है। और इसके द्वारा ही व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों के द्वारा शिक्षा की कुछ परिभाषाएं दी गई है, और ये परिभाषाएं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का परिभाषा दिया गया है, यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार आपको दिया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, अरस्तु के द्वारा दिया गया। ये आपको याद रखना है और इसी चीज़ को नोट करना है जो आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि शिक्षा के संबंध में मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है तो स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है। और शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्म को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके वे योग्य है, ये कथन है यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार, ठीक है। और ये शिक्षा का ही अर्थ है, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारे महान दार्शनिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बहुत सारे यहाँ पर बताया गया है ना कि शिक्षा का आखिर क्या अर्थ है, शिक्षा की परिभाषाएं दी गई है। तो ये आपको याद रखना है और ये परिभाषाएं आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे अरस्तु के अनुसार यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, कि अरस्तु के अनुसार कह रहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही सृजन ही क्या है, शिक्षा है। ये है आपको अरस्तु के अनुसार। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शिक्षा के संबंध में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है, यह कथन किसका है या फिर ये शिक्षा की परिभाषाएं किसकी है तो अरस्तु की है, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार आपको याद रखना है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक व मनुष्य के शरीर तथा आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों में प्रस्फुटित कर दे, ठीक है। और ये है शिक्षा का अर्थ महात्मा गांधी के अनुसार। तो ये कुछ 4-5 दिया गया है, इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना। पीडीएफ देखिए अभी इसका नहीं दिया गया था क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा बाकी है। यूनिट फर्स्ट में आपको बहुत बड़ा यूनिट फर्स्ट है ना। यूनिट फर्स्ट कहने से ख़त्म नहीं हो जाता है। यूनिट फर्स्ट में बहुत सारा आपको पढ़ना है ना, और उसको पूरा हर एक पॉइंट को यहाँ पर डील करेंगे। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा के बारे में कह रहा है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, बिल्कुल, है ना। और शिक्षा और समाज साथ साथ चलना आवश्यक है ना। शिक्षा और समाज साथ साथ चलता है, ठीक है। समाज को अच्छे से अच्छा बनाना शिक्षा का ही दायित्व होता है, और एक शिक्षित समाज ही अच्छे समाज का निर्माण करता है। चलिए अब आगे कह रहा है कि समाज को अच्छे से अच्छा बनाना शिक्षा का ही दायित्व है, और इसलिए शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। जॉन डीवी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। जॉन डीवी, है ना, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को क्या माना गया है तो त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है ना। त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आएगा दोस्तों, तो कह रहा है कि उनका कहना है, यानी कि जॉन डीवी का कहना है कि शिक्षा जो है, शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा एक तीसरा चीज़ जो है वो है पाठ्य वस्तु, है ना। तो इसमें 3 यानी कि त्रियामी प्रक्रिया है शिक्षा। कौन कौन इसमें आएगा तो शिक्षक रहेंगे, शिक्षार्थी रहेंगे, और कौन रहेंगे तो पाठ्यक्रम रहेंगे। तो ये है आपको शिक्षा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी के अनुसार। शिक्षा में इन तीनों तत्वों की
पारस्परिक अंतःक्रिया निहित होती है ना। चलिए अब है एडम्स महोदय के अनुसार। आगे जो देखिए यहाँ पर शिक्षाविद हैं वो है एडम्स महोदय। इन्होंने क्या कहा कि एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, जॉन डीवी के अनुसार देखिए कि त्रिमुखी प्रक्रिया था, जबकि एडम्स महोदय ने इसको द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है, और जिसमें एक ध्रुव पर सीखने वाला अर्थात शिक्षार्थी रहेगा और दूसरे ध्रुव पर सिखाने वाला अर्थात शिक्षक होगा। तो यहाँ पर मात्र 2 ही चीज़ को माना गया है एडम्स के अनुसार, जबकि 3 चीज़ को माना गया है जॉन डीवी के अनुसार। यहाँ पर सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी हैं, जबकि वहाँ पर एक पाठ्यक्रम भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है जो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि शिक्षा समाज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, ये तो ठीक है। चलिए अब कुछ अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है। देखिए कह रहा है कि सामाजिक शक्तियां जो है वो सामाजिक वातावरण से शिक्षक और शिक्षार्थी को पाठ्य वस्तु प्रदान करता है। जॉन डीवी का कहना है कि बालक उस समाज में रहता है जिस समाज का वह सदस्य है, अतः शिक्षा का काम है वह व्यक्ति को उसके समाज के लिए तैयार करे। व्यक्ति अपने समाज के लिए तैयार हो सकता है जबकि अपने समाज में होने वाली सभी शिक्षाओं का वह ज्ञान प्राप्त कर ले। समाज की क्रियाओं का वह ज्ञान उस पाठ्यक्रम से होगा जो उस समाज का अंग होगा, और इस प्रकार पाठ्यक्रम भी शिक्षा का एक अंग है। ये किसके अनुसार? तो जॉन डीवी के अनुसार। लेकिन यहाँ पर एडम्स महोदय ने मात्र 2 ही प्रक्रिया यहाँ पर बताए थे। ये आप यहाँ पर अंतर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ सकता है। ठीक है, चलिए जो अगला पॉइंट है वो है मानव जीवन में शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य? बहुत सारे कार्य हैं शिक्षा के, है ना। बिना शिक्षा के हमारा जीवन क्या है? अधूरा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि महान दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मानवीय होना चाहिए। जी हाँ, तो शिक्षा को कैसा होना चाहिए? तो मानवीय होना चाहिए। किसके अनुसार? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर कुछ कार्य जो है शिक्षा के महत्वपूर्ण जो कार्य है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, और ये कार्य आप यहाँ पर डिटेल से पढ़िएगा। हम इसको शॉर्ट में चलते हैं। पहला जो कार्य है वो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। जी हाँ, शिक्षा के द्वारा ही दोस्तों मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये भी जो कैसे प्राप्त होगा? तो शिक्षा के माध्यम से ही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्ति को अपना जीवन यापन कर पाने में सक्षम बनाना, है ना। शिक्षा के माध्यम से ही तो आप एक शिक्षक बने हैं, है ना। शिक्षा के माध्यम से ही तो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा ही क्या है? तो ये क्या बनाता है? तो आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमें शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये सभी किसके द्वारा हुआ? शिक्षा के द्वारा हुआ। यानी कि शिक्षा के द्वारा हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है वो है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति। अब एक देखिए, पढ़े लिखे व्यावसायिक या फिर अनपढ़ व्यावसायिक, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, कह रहा है कि मानव जीवन में शिक्षा का एक कार्य है छात्रों को व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति में सहायता करना। ठीक है, इससे राष्ट्र आय और उत्पादकता में क्या होगी? तो वृद्धि होगी। नेक्स्ट जो कार्य है शिक्षा का वो है वातावरण से समायोजन एवं परिवर्तन करना। यानी कि शिक्षा जो है व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है और वातावरण को परिवर्तन योग्य बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों वो कार्य है जॉन डीवी के अनुसार। अगला जो पॉइंट है 5वां नंबर, जॉन डीवी के अनुसार कह रहा है कि शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसके अपने वातावरण को नियंत्रित तथा अपनी भावी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। और लास्ट जो छठा जो है वो है जीवन के लिए कार्य, और नेक्स्ट है आपका कार्य का व्यवहारिक ज्ञान। तो इतने सारे मतलब कि कार्य है दोस्तों, यानी कि शिक्षा का मानव जीवन में कार्य है आपका। ठीक है, तो ये रहा शिक्षा से संबंधित। अब हम लोग आगे देखेंगे जो अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है विद्यालय। यानी कि जो विद्यालय है हमारा, है ना, विद्यालय का अर्थ क्या होता है, विद्यालय का कार्य क्या क्या है, विद्यालय का हमारे जीवन में क्या योगदान है ना। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे।
ठीक है। तो चलिए अब विद्यालय को हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ क्लियर कर लेते हैं। देखिए विद्यालय का अर्थ क्या होता है, विद्यालय किससे मिलकर के बनता है, तो विद्या जोड़ आलय। यहाँ पर देखिए विद्यालय के बारे में भी यहाँ पर और भी डिटेल से दिया गया है, तो इसको भी आप यहाँ से पढ़ करके थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए मैं आगे चलता हूँ विद्यालय का अर्थ पर। देखिए विद्यालय का अर्थ जो है ना, ये विद्या जोड़ आलय से मिलकर के बना हुआ है विद्यालय। ठीक है, अगर इसको तोड़े तो विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या तथा आलय से मिलकर के ये बना हुआ है। विद्या का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना, है ना। विद्या का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान। और आलय का मतलब क्या होता है, घर, यानी कि विद्या का घर, है ना, विद्या का स्थान, है ना। घर कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं। तो विद्यालय क्या हुआ, विद्या का स्थान हो गया, विद्या का घर हो गया। और इस प्रकार विद्यालय शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान देने का स्थान या ज्ञान देने का घर। ठीक है, यानी कि अपने शाब्दिक अर्थ में विद्यालय वह स्थान है जहां शिक्षा की प्रक्रिया चलती है, जहां बालकों के वांछित विकास के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, अंग्रेजी के स्कूल शब्द की उत्पत्ति दोस्तों एक ग्रीक शब्द स्कूल से हुई थी। ठीक है, तो स्कूल की शब्दी कहाँ से हुई है, तो ये ग्रीक शब्द से हुई है ना। अंग्रेजी में हम लोग SCHOOL लिखते हैं स्कूल, है ना। तो इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक शब्द से हुआ है, स्कूल से। और इस शब्द का अर्थ आपको अवकाश होता है, यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ विद्यालय का अर्थ आपका। ठीक है, इसको और भी यहाँ पर बहुत डिटेल में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे विद्यालय की परिभाषाएं। बहुत सारे शिक्षाविदों के द्वारा विद्यालय की अन्य अन्य मतलब कि प्रकार से परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि जॉन डीवी के अनुसार, TP नन के अनुसार, रॉस के अनुसार, KG साइदेन के अनुसार। ठीक है, तो ये जो आपको दिया गया है ये आपको ध्यान में रखना है, जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि विद्यालय की जो परिभाषाएं दी गई है। तो विद्यालय को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं यहाँ पर निम्न प्रकार हैं, जैसे कि जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी कहते हैं कि विद्यालय जो है एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो सके। ठीक है, तो ये कथन है आपको जॉन डीवी के अनुसार। और भी देखिए TP नन के अनुसार यहाँ पर क्या कथन है कि विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझना चाहिए जहाँ किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन ऐसा स्थान है विद्यालय जहाँ बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस विशाल संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली होती है। तो ये है आपको जॉन डीवी के अनुसार, TP नन के अनुसार, रॉस के अनुसार भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना है। और KG साइदेन के अनुसार आपको दिया गया है विद्यालय की परिभाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जॉन डीवी वाला आप ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉन डीवी वाला। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दोस्तों आगे है विद्यालय का क्या महत्व है। जी हाँ, विद्यालय में आप डेली जाते हैं, आप एक शिक्षक हैं, है ना। विद्यालय का क्या महत्व है, उसके क्या क्या कार्य हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। आप डेली विद्यालय जाते हैं, उसका महत्व आपको पता होना चाहिए, उसका क्या क्या कार्य हैं, आप डेली वो कार्य करते हैं, है ना। चलिए, तो इसके बारे में कह रहा है कि वर्तमान समय में विद्यालय जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि वे एक विशिष्ट वातावरण की सृष्टि करते हैं, है ना, जिसमें रह कर के बालक अपना सर्वांगीण विकास करता है। विद्यालय ही वो स्थान है जहाँ बच्चे जो हैं अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। व्यक्तित्व के सामंजस्य विकास के फलस्वरूप उसमें सांस्कृतिक चेतना विकसित होती है, जिससे वे सामाजिकता, शिष्टाचार, सहानुभूति, निष्पक्षता, सहयोग और सहकार जैसे वांछनीय गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है बच्चों में विद्यालय आने के बाद। ठीक है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और उसके लिए विद्यालय ही एक सामाजिक संस्था है जिसमें बालक का सामाजिक विकास होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो रहा विद्यालय का महत्व, और इसके और भी महत्व के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और इसके नीचे हम लोग कार्य देखेंगे। चलिए, मनुष्य का जीवन क्या है, तो मनुष्य का जीवन धीरे धीरे जटिल होता जा रहा है वर्तमान समय में, है ना। और पहले के जीवन और आज के जीवन में काफ़ी अंतर हो गया है ना। तो धीरे धीरे जो हमारा लाइफ है वो क्या हो रहा है, जटिल होते जा रहा है, और उसकी आवश्यकताएं भी क्या है, असीमित है, जिसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति
और बढ़ती जनसंख्या के मध्य अपने अस्तित्व और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दिन रात परिश्रम करते रहता है हमारा शरीर। कह रहा है कि परिणाम स्वरूप माता पिता और अभिभावक कार्य में संलग्न होने के कारण अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं, है ना। माता भी जॉब में है, पिता भी जॉब में है, तो वो बच्चे को अपने टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना। सभी अपने आप में बिजी हैं, है ना। तो इसकी वजह से बच्चा का थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कि उस प्रकार से उसको शिक्षा नहीं मिल पाता है ना। कह रहा है कि उस प्रकार से माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है। कह रहा है कि जिससे विद्यालय की आवश्यकता और महत्व में वृद्धि हुई है। कह रहा है कि अपने विद्यालयी शिक्षा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तथा उच्च और कुलीन वर्गों तक ही सीमित था। देखिए पहले क्या था कि विद्यालयी शिक्षा सभी लोग नहीं ले पाते थे ना, जो गरीब तबके के लोग थे, है ना, या फिर जो नीचे जाति के लोग थे वो उतना ज़्यादा शिक्षा नहीं ले पाते थे। कि वर्तमान समय में सभी लोगों ये यहाँ तक धीरे धीरे करके पहुँच बढ़ते जा रहा है। कह रहा है कि परंतु जनतांत्रिक दृष्टिकोण के कारण अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा होने से सभी वर्गों और लिंगों की शिक्षा अनिवार्य हो गई है। और विद्यालय की आवश्यकता तथा महत्व निम्नानुसार है। विद्यालय की आवश्यकता देखिए विशाल सांस्कृतिक संरक्षण एवं हस्तांतरण हेतु, है ना, स्वदेशपूर्ण शिक्षण के हेतु ये विद्यालय की हमें आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय की हमें आवश्यकता पड़ती है। परिवार तथा विश्व को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में हमें विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और सहयोग, प्रेम, सहानुभूति और भ्रातृत्व के विकास हेतु विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यालय की ये महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, है ना। तो ये सब तो आपको पता है और यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर ऑप्शन में आपको यही सब दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बार बार इसको एक दो बार आप पढ़ना पड़ेगा खुद से भी और वीडियो देख करके भी, है ना। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की तैयारी हेतु, लोकतांत्रिक प्रणाली को रक्षा और सुदृढ़ता हेतु, समाज की निरंतरता और विकास हेतु, व्यक्तित्व तथा सर्वांगीण विकास हेतु, अर्थोपार्जन हेतु या आदर्श नागरिक के निर्माण हेतु या मनुष्य तथा मानवता के विकास हेतु ये विद्यालय की आवश्यकता हमें पड़ती है। और इसीलिए हम लोग विद्यालय की स्थापना करते हैं और विद्यालय जाते हैं, ठीक है। विद्यालय के क्या क्या कार्य हैं ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यानी कि विद्यालय के महत्वपूर्ण कार्य, विद्यालय के कार्यों का वर्णन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो औपचारिक रूप से और दूसरा अनौपचारिक रूप से। अब यहाँ पर दो प्रकार का हो गया कार्य, एक तो औपचारिक हो गया और दूसरा अनौपचारिक हो गया। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना, तो विद्यालय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब है औपचारिक कार्य कौन कौन से होते हैं विद्यालय के। तो औपचारिक कार्य मतलब फॉर्मल फंक्शन, ठीक है, यानी कि चरित्र निर्माण करना, है ना। चरित्र का जो निर्माण होता है वो विद्यालय में ही होता है। मानसिक शक्तियों का विकास करना, गतिशील तथा संतुलित मस्तिष्क का निर्माण करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, सांस्कृतिक सुधार, सुरक्षा और हस्तांतरण का विकास करना, है ना, व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा देना, नागरिक का विकास करना और मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन तथा पुनर्संरचना करना, नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का विकास करना। दोस्तों तो इतने सारे क्या हैं, तो औपचारिक कार्य हैं। तो ये औपचारिक कार्य आपको ध्यान रखना है। और अनौपचारिक कार्य क्या हैं, तो जैसे कि शारीरिक विकास, अनौपचारिक कार्य यहाँ पर दिया गया है, शारीरिक विकास, सामाजिकता की भावना का विकास, भावात्मक विकास या और रचनात्मक विकास। तो ये रहा आपको विद्यालय के कार्य, विद्यालय के क्या महत्व है ना, और विद्यालय की क्या परिभाषाएं हैं हम लोग यहाँ पर अभी देखें। अब हम लोग देखेंगे समाज के बारे में। सबसे पहले हम लोग शिक्षा के बारे में देखें, फिर विद्यालय के बारे में देखें, अब देखेंगे समाज के बारे में, ठीक है। यानी कि समाज का क्या अर्थ है, समाज की क्या परिभाषाएं हैं, है ना। कुछ शिक्षाविदों का परिभाषाएं भी यहाँ पर हम देखेंगे और समाज का क्या विशेषता है दोस्तों वो भी देखेंगे, समाज का प्रकार भी यहाँ पर देखेंगे। देखिए समाज, मनुष्य क्या है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। मनुष्य हमेशा समाज में ही रहता है, समाज में ही पैदा होता है और समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। समाज व सामाजिक जीवन मानव का स्वभाव है और इस प्रकार समाज जो है वो मानव के साथ साथ चलता है। मानव से ही समाज है ना, मानव से ही तो समाज है। और मनोविज्ञान के अनुसार कोई बालक जब जन्म लेता है
तब वो न सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, परंतु उस समय भी समाज ही उसकी समस्त आवश्यकताओं और उत्तरदायित्वों की पूर्ति का कार्य संपन्न करता है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो न ही सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, लेकिन उसके जो समस्त कार्य हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ति कौन करता है? तो समाज ही उसकी पूर्ति करता है ना। और मनुष्य समाज के इतर जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकता, है ना। यानी कि बिना समाज के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। यानी कि बिना समाज से ही आप हैं और आपसे समाज है। कह रहा है कि बालक को सर्वप्रथम सामाजिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे वे सामाजिक अनुकूलन हो सके। सामाजिक ताने बाने की जटिलता को समझना बालक के लिए प्रारंभ में थोड़ा सा कष्टकर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो समाज का अर्थ को समझ जाते हैं, है ना, कि आखिर समाज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, समाज का अर्थ यहाँ पर अलग से दिया है आपको, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, समाज का मतलब क्या होता है, यानी कि सामान्य रूप से व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहा जाता है ना। और व्यक्तियों के इन समूह विशेषों का अध्ययन सभी सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। देखिए समाज कई प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे कि अब धर्म के आधार पर भी इसको आप बांट सकते हैं, जाति के आधार पर भी बांट सकते हैं, कार्य के आधार पर समाज को आप बांट सकते हैं, है कि नहीं। अब जैसे कि गरीब है, अमीर है, मध्यम वर्ग के, तो ये भी प्रकार के समाज हैं। तो समाज तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं यहाँ पर जो कुछ शिक्षाविदों के द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं, इसको आप ध्यान में रखना है ना। यानी कि सभी समाजशास्त्री समाज को अमूर्त मानते हैं, परंतु उसकी परिभाषा उन्होंने भिन्न भिन्न रूप में दी है। इस कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार से, जैसे कि टॉक पार्सन्स के शब्दों में समाज की क्या परिभाषाएं दी गई है, ये आप यहाँ से ध्यान में रखना है। टॉक है ना, टॉक पार्सन्स कह रहा है कि समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हैं, वे चाहे वास्तविक हो या फिर प्रतीकात्मक। तो ये है आपको पार्सन्स के शब्दों में समाज की परिभाषाएं। अब है मैकाइवर और पेज का भी परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए परिभाषाएं समाज वाला थोड़ा सा ये कुछ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीछे आपको विद्यालय के बारे में बताया गया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। वहाँ से आपको एक आगो पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। चलिए अब देखेंगे कि समाज की क्या विशेषताएँ हैं दोस्तों। ठीक है, समाज की क्या विशेषताएँ हैं और उसके कौन कौन से तत्व हैं। समाज की विशेषता के बारे में अगर कहें तो समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है ना। ये और समाज में व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, तो जुड़े हुए रहते हैं, है ना। सभी व्यक्ति आपस में जुड़े हुए रहते हैं। समाज जो है वो संबंधों का संगठित रूप है, बिल्कुल सही। समाज जो है वो स्वयं एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का वो संगठन है समाज, है कि नहीं। अब है कि व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को समाज ही घोषित करता है ना। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं, है ना। समाज के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि व्यक्तियों का समूह, परस्पर संबंध, अंतःक्रिया, संगठित रूप, तो ये तत्व हैं और ये विशेषताएं दिए गए हैं समाज के, और इसको आप ध्यान में रखना है। अब है समाज के प्रकार, है ना। समाज के प्रकार भी आपको एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है ना। टाइप्स ऑफ सोसाइटी कह रहा है कि समाज की संरचना सब जगह एक जैसी नहीं होती, सब जगह एक जैसी नहीं है ना। अनेक धर्मों में, है ना, धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, तो सभी धर्मों में कुछ न कुछ अलग प्रकार का है। ठीक है, अलग प्रकार का सभी का आपको रहने का, है ना, खाने का, और आपको पर्व त्यौहार सभी का भी अलग है ना। कह रहा है कि इसके विभाजन के कई आधार हैं, जिनके आधार पर इसके निम्न प्रकार है। कह रहा है कि कार्य और स्वरूप के आधार पर यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो समाज है वो जैसे कि कार्य और स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो जैसे कि जनजातीय समाज, कृषक समाज, है ना, एक जो किसानों का समाज है ना। एक है औद्योगिक समाज जो औद्योगिक से संबंधित है, एक है शिल्पी समाज जो आपको यहाँ पर शिल्प का जो कार्य करते हैं उनका समाज। तो ये तो हो गया आपको कार्य के आधार पर, यानी कि काम करने के आधार पर, और स्वरूप के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भाग में बांटा गया है, तो ये आप नोट कर लेना है या ध्यान में रखना है। अब है समाज के प्रकार। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि परंपरागत समाज,
जो परंपराएं से चलते आ रही है। बंद समाज एक ऐसी समाज है जो क्या है, बंद है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। एक है मुक्त समाज, एक है आदिम समाज, है ना, एक है सभ्य समाज, एक है सरल समाज, एक है जटिल समाज और एक है वर्तमान समाज। तो ये है समाज का मेन प्रकार। अगर कार्य के आधार पर कहे तो कार्य के आधार पर ये हो गया आपका, और ये हो गया टोटल समाजों का प्रकार, है ना। चलिए अब यहाँ है मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज जो है वो कितने प्रकार के हैं, ना, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। यानी कि जैसे कि आदिम समाज, है ना, ये है मार्क्स के अनुसार। एशियाई समाज, सामंतवादी समाज, समाजवादी समाज, प्राचीन समाज, पूंजीवादी समाज, ये है मार्क्स के अनुसार समाज के प्रकार। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब एक टॉपिक यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया, है ना। एक टॉपिक हम लोग क्या क्या समाप्त किए, तो शिक्षा, विद्यालय और समाज। ठीक है, अगला टॉपिक जो है आपका वो है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। जी हाँ, विद्यालय तो हम लोग पढ़ लिए, अब देखेंगे विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया की क्या है आपका, और विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की क्या समझ है, ये भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक समाप्त करेंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, है ना। चलिए घबराना नहीं है, जब तक धीरे धीरे करके ही आप उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो समय लगेगा लेकिन एक ना एक दिन उस लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। चलिए, कह रहा है कि विद्यालय जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी हाँ, विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। हमारा विद्यालय के बारे में अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके थे, और क्योंकि विद्यालय ही वह स्थान है दोस्तों जहाँ परिवार के बाद, है ना, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार में रहते हैं, है ना, और परिवार के बाद वो कहाँ जाते हैं, तो वो विद्यालय जाते हैं, है ना। नहीं, परिवार के बाद जो छात्र है वो अधिक समय जो बिताता है वो विद्यालय में ही बिताता है, और यही वह स्थान है जो अन्य सहपाठियों के संपर्क में बच्चा आता है और बहुत सी नई नई बातें वो सीखता है। ठीक है, तो ये रहा विद्यालय में समाजीकरण का योगदान, है ना, विद्यालय का योगदान है समाजीकरण में। आगे जो पॉइंट है वो कह रहा है कि बच्चों का समाजीकरण जो है वो शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। यानी कि बच्चे जन्म लेते हैं, धीरे धीरे 1 साल 2 साल बच्चे आपस में सभी बच्चे खेलते हैं, है ना। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बहुत ही तीव्र दर से होता है। ठीक है, शैशव काल से लेकर के किशोरावस्था तक जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र गति से होती है, जिसमें परिवार, सहपाठी शैशव के प्रारंभ स्तर पर अधिकतम प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो परिवार हमारा है वो परिवार क्या है, बच्चा जन्म लेता है परिवार में, तो सबसे अधिक जो उस पर प्रभाव पड़ेगा वो अपने माता पिता का पड़ेगा, भाई बहन का पड़ेगा, है ना। तो ये घर का पड़ेगा, परिवार का ही उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, तो विद्यालय। यानी कि यह विद्यालय ही है जो बच्चे के व्यवहार मानदंडों को गढ़ता है। बच्चा जो सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यालय में सीखता है वह है प्रतियोगिता। जी हाँ, विद्यालय में आते के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर पढ़ाई का क्षेत्र हो, है ना। वहाँ पर आते ही बच्चा का कंपटीशन शुरू हो जाता है और बच्चा उसमें आगे निकलने का हमेशा प्रयास करते रहता है, चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों ना निकले, लेकिन वो निकलने का जरूर प्रयास करता है, खेल खेल में ही या फिर पढ़ाई में भी। ठीक है, कह रहा है कि खेल के मैदान में, परीक्षा में, सभी जगह प्रतियोगिता होती है और बच्चा इस प्रतियोगिता में आगे निकलना चाहता है, भले ही वह दूसरों को हानि देकर ऐसा कर सके, है ना। बच्चा है, उसको उस समय उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको धीरे धीरे हमको ज्ञान देना है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। इसके बारे में और भी यहाँ डिटेल से दिया गया है, तो इसको आप पढ़िएगा और इसको समझिएगा। अब हम चलते हैं आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे कि विद्यालय बालक के समाजीकरण में सहायक कुछ मुख्य कारक और तत्व। जी हाँ, विद्यालय के बालक के समाजीकरण में, है ना, अब बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसके समाजीकरण में सहायक मुख्य कारक कौन कौन से हैं और मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो वो परिवार होगा, है ना, आयु समूह होगा, मतलब कि जिस आयु के बच्चे हैं उसके आयु का समूह के और भी उसके दोस्त होंगे, तो वो प्रमुख कारक है समाजीकरण में बच्चे का। और है नातेदारी समूह, है ना, और है स्कूल है आपका, खेल कूद है, जाति है, समाज है, भाषा है, तो ये सभी है समाजीकरण के सहायक प्रमुख कारक। और ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है ना, तो ऑप्शन आपको बनाने में, यहाँ से छांटने में काम आएगा।
ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्टिव पढ़ने से यही फ़ायदा है कि एक जगह आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, समझें, एक जगह आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है और ऑप्शन को दिया जाता है। ठीक है, जाति है, समाज है, भाषा समूह है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, तो ये सब क्या है, समाजीकरण का प्रमुख कारक है ना। चलिए, इसी के माध्यम से क्या है, तो हमें बालक का समाजीकरण होता है। ठीक है, अब जो आगे पॉइंट है वो है बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व। जी हाँ, अब कुछ पॉजिटिव भी होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है ना। अभी देखिए पॉजिटिव चीज़, अब यहाँ पर कुछ देखेंगे बाधक तत्व, है ना। तो बाधक तत्व क्या है, तो विभिन्न विचारकों के अनुसार बालकों के समाजीकरण में बाधा पहुँचाने वाले तत्व क्या क्या हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि जाति, है ना, जात पात, ये सब क्या है, बाधा पहुंचाता है। धर्म, है ना, कहेगा कि हम हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ये है, वो है ना, तो इससे भी बाधा पहुंचता है शिक्षा में और भी बहुत सारे चीज़ों में, है ना। वर्ग आदि, ये सभी क्या है, पूर्व धारणाएं आपको है और इससे क्या है, तो बाधक पहुंचता है। अब ये तो था आपका सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। दूसरा है बाल्यकालीन परिस्थितियाँ। बाल्यकालीन परिस्थितियाँ में बाधक कौन होता है, जैसे कि माता पिता का प्यार न मिलना, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता है, सदैव कलह होना, है ना, सदैव घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो ये सब क्या है, तो ये सब बाधक तत्व है समाजीकरण का। बच्चे गलत चीज़ ही सीखेंगे, बच्चे अच्छा चीज़ नहीं सीखेंगे। विधवा माँ, पक्षपात, एकाकीपन, अनुचित दंड, है ना, तो ये सब क्या है, आपका निगेटिव पॉइंट है आपका समाजीकरण का। ठीक है, तो ये हो गया बाल्यकालीन परिस्थितियाँ। अब है तत्कालिक परिस्थितियाँ, कौन कौन सी हैं, जैसे कि निराशा, अपमान करना, है ना, अभ्यास, अनियमितता, कठोरता, परिहास, भाई बहन, मित्र, पड़ोस, तो ये हो गया आपका तत्कालिक परिस्थितियाँ जिससे समाजीकरण में बाधक उत्पन्न होता है आपका। ठीक है, अब है अन्य परिस्थितियाँ, कौन कौन सी हैं, जैसे कि शारीरिक हीनता, निर्धनता यानी कि गरीबी, है ना, असफलता, किसी भी क्षेत्र में बच्चे को असफलता मिल जाए, है ना, तो उससे भी थोड़ा सा यहाँ बाधक पहुँचता है ना। शिक्षा की कमी, आत्मविश्वास की अभाव यानी कि कमी, आत्मनिर्भरता की कमी, तो इससे क्या होता है, समाजीकरण में बाधा पहुंचता है। तो ये सब महत्वपूर्ण जो तत्व दिए गए हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है और यहीं से आपको ऑप्शन में छांटने को, मतलब यहाँ से आपको मतलब काफ़ी सहूलियत होगा। अगला जो पॉइंट है वो है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जी हाँ, आप एक शिक्षक हैं, है ना, तो हमारी क्या भूमिका है समाजीकरण की प्रक्रिया में। ठीक है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद जो आता है सबसे महत्वपूर्ण योगदान वो है आपको शिक्षक का, यानी कि शिक्षक जो है वो स्कूल में है, तो स्कूल और स्कूल में विशेष रूप से शिक्षक। ठीक है, यानी कि परिवार के बाद किसका नंबर आ रहा है, विद्यालय का नंबर आ रहा है, और विद्यालय में कौन है, तो विद्यालय में शिक्षक है ना। तो शिक्षक की भूमिका समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है परिवार के बाद। कह रहा है कि प्रत्येक समाज के कुछ विश्वास, दृष्टिकोण, मान्यताएं, कुशलताएं और परंपराएं होती है जिनको संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है, और यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को क्या होते रहती है, तो हस्तांतरित होती है। आप जो सीखे हैं अपने माता पिता से सीखे हैं, आपके माता पिता वो अपने माता पिता से सीखे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हस्तांतरित हो रहा है एक दूसरे में। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करना है, बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है। ठीक है, कह रहा है कि समाज के लोगों के आचरण को प्रभावित करता है। शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि इस संस्कृति को बालक को प्रदान करना, है ना, और यह यदि वह कार्य नहीं करता है तो बालक का समाजीकरण नहीं हो सकता है ना। और शिक्षक माता पिता के साथ बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने में अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। कक्षा में, खेल के मैदान में, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाओं में शिक्षक जो है वो सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है। चाहे वो कक्षा की बात हो या फिर खेल का मैदान हो या फिर किताबी में हो, किताब में हो, सांस्कृतिक क्रियाओं में हो, सभी जगह दोस्तों शिक्षक जो है वो सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है। और बालक अपनी अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के ढंगों, शिक्षक के कार्य, शिक्षक के आदत, नीति अनुकरण करता है ना। जो बच्चे होते हैं ना, उसका जो माइंड है वो कोरा कागज है, वो जैसा देखेगा, जैसा सुनेगा, जैसा
उसी प्रकार से वो करने लगता है। तो शिक्षक क्या होता है, एक आदर्श होता है। शिक्षक को उसी प्रकार से सभ्य तरीके से रहना चाहिए, है ना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा उसका हमेशा अनुकरण करते रहता है। जिस प्रकार से आप कपड़े पहन कर जाइएगा, जिस प्रकार से आप बाल झाड़ करके जाइएगा, है ना, तो उस प्रकार से बच्चा भी सोचता है कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ये सब आदतों का क्या बच्चा करता है, तो अनुकरण करता है। इसीलिए हमेशा शिक्षक को एक सभ्य तरीके से ही रहना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि अतः शिक्षक को सदैव सतर्क रहना चाहिए, उसे ऐसा कोई अनुचित कार्य व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका बालक के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, है ना। ऐसा कोई भी हमें कार्य नहीं करना है जिससे बालक देख करके गलत प्रभाव उस पर पड़े। हमारा ये कर्तव्य है ना, कि हम स्कूल जाते हैं तो उसी प्रकार का हम व्यवहार करें और अपने देश, अपने राज्य, अपने जिला, अपने गांव का नाम रोशन करें। ठीक है, अतः बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक को मुख्यतः बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बात पर ध्यान रखना चाहिए? अब ये जो बात दिया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया गया है ना। क्या क्या आपको, किस किस बातों पर आपको ध्यान रखना है ना। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक को किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अभिभावक शिक्षक सहयोग। अब कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों के बारे में जाने, है ना, मनोवृत्तियों के बारे में, विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करे और उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने के अवसर प्रदान करे। ये शिक्षक का एक कर्तव्य है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करना। जी हाँ, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना यहाँ बोला गया है ना, यानी कि किसी गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ना है, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करवाना है। यानी कि बालक के समाजीकरण में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, और इस पर ध्यान देने की बात है कि बालक के समाजीकरण के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता का ही होना अच्छा है। अतः शिक्षक को बालक में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकसित करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा बात जो हमें ध्यान देना है ना। तीसरा जो है वो है सामाजिक आदर्श। जी हाँ, सामाजिक आदर्श क्या कह रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा तथा खेल के मैदानों एवं सांस्कृतिक साहित्यिक क्रियाओं में बालक के सामने सामाजिक आदर्श प्रस्तुत करे और इन आदर्शों का अनुकरण करके बालक का धीरे धीरे एक समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बालक जो है ना हमारा ही अनुकरण करता है, शिक्षक का ही अनुकरण करता है। ठीक है, बड़े लोगों का ही अनुकरण करता है, परिवार के भी जो लोग हैं परिवार से भी वो अनुकरण करके सीखता है कि किस प्रकार से हमारे माता पिता रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोलचाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्कूल की परंपराएं। कह रहा है कि स्कूल की परंपराओं का बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, और अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालक का स्कूल की परंपराओं में विश्वास उत्पन्न करे तथा उन्हें उन्हीं के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन। यानी कि शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालक को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करे और इन क्रियाओं में भाग लेने से उनका समाजीकरण स्वतः ही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात जो एक शिक्षक को समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ से देखिए हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो यहाँ पर दो अभी बात दिया गया था ना 5-6, तो यहाँ से आपको हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उपयुक्त जो हम लोग बात देखें तो उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि शिक्षक बालक के समाजीकरण को प्रभावित करता है और शिक्षक के स्नेह, पक्षपात, बुरे व्यवहार, दंड आदि का बालकों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। यानी कि शिक्षक अगर किसी प्रकार का गलत करते हैं, है ना, शिक्षक का स्नेह है, अगर वो पक्षपात करते हैं, है ना, या फिर जो पढ़ने में तेज है या फिर जो पढ़ने में कमज़ोर है पक्षपात करते हैं, बुरे व्यवहार करते हैं, दंड देते हैं, तो इससे बालक पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, उसका सामाजिक विकास उत्तम और विकृत हो जाता है ना, उत्तम या विकृत हो जाता है। यदि शिक्षक मित्रता और सहयोग में विश्वास करता है तो बच्चों में भी इस गुणों का विकास होता है दोस्तों। और यदि शिक्षक छोटी छोटी बातों पर बच्चों को दंड देता है तो उनके समाजीकरण में संकीर्णता आ जाती है, मतलब कि वो विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बात बात पर दंड नहीं देना है ना,
चलिए, कह रहा है कि यदि शिक्षक अपने छात्रों के प्रति सहानुभूति रखता है तो छात्रों का समाजीकरण सामान्य रूप से होता है। तो ये था आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या क्या भूमिका है ये हम यहाँ पर देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है ना, तीसरा जो टॉपिक है आपका, हम तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तीसरा टॉपिक हम चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा विद्यालय में समाजीकरण में हम देख लिए, है ना। और तीसरा जो टॉपिक है वो है शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा सामान्य अवधारणा, उसका उद्देश्य और शिक्षा का विद्यालय प्रक्रिया, शिक्षा की क्या प्रकृति है इसके बारे में देखेंगे, है ना। शिक्षा का क्या अवधारणा, सामान्य अवधारणा है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है ना। और शिक्षा व्यक्तिगत उद्देश्य के कौन कौन से तर्क हैं, सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में क्या तर्क हैं, सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में क्या तर्क हैं, है ना। विद्यालय शिक्षा की क्या प्रकृति है, इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से समाप्त ही कर देते हैं, थोड़ा देर अभी और लगेगा, है ना। चलिए, और देखिए यहाँ पर आपको डीएलएड की क्लास 28 तारीख से स्टार्ट हुई है। अभी ये दूसरा क्लास है आपका डीएलएड का, और पहला क्लास आपका हुआ था जिसमें 2 टॉपिक कंप्लीट करवाया गया था। आज 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे और 2 टॉपिक यहाँ से और बच जाएगा जो अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट बाय यूनिट यहाँ 8 यूनिट को पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर अभी भी आप नहीं जुड़े हैं, है ना, इसका पीडीएफ अगर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें जुड़िए 7857824310। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए दोस्तों, है ना। व्हाट्सएप नंबर ये हमारा है, और यहाँ से आपको सभी नोट्स वगैरह आपको प्राप्त हो जाएगा। पीछे जो हम टेस्ट लिए थे आपको डीएलएड का, सामान्य अध्ययन का, करेंट अफेयर का, मैथ का, वो सभी भी आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिक्षा कह रहा है कि शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्ष का अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। इसीलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। तो शिक्षा का अर्थ ही क्या होता है? तो सीखना और सिखाना। यानी कि यदि हम शिक्षा के लिए अंग्रेजी शब्द की बात करें, है ना, अगर अंग्रेजी के हम बात करें तो एजुकेशन होता है ना। शिक्षा, एजुकेशन पर विचार करें तो उसका अर्थ निकलता है, उसका अर्थ यही निकलता है कि एजुकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा एजुकेटम से बना है। एजुकेशन किससे बना है? तो कभी कभी ये सब वर्ड भी आपको पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है कि एजुकेशन जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, और एजुकेटम शब्द उसी भाषा के ई अथवा ड्यूको, यानी कि ड्यूको 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और ए का अर्थ होता है दोस्तों अंदर, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इसीलिए एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ? यानी कि बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। मतलब कि एजुकेशन का अर्थ भी क्या हुआ? वही चीज़ जो शिक्षा का अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि मानव शिक्षा जो है ये मानव विकास का मूल साधन है ना। बिना शिक्षा के मानव का विकास कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो ही नहीं सकता है ना। और इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और उस सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है मनुष्य को, ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही, ठीक है। और कह रहा है आगे कि यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारंभ हो जाता है, और बच्चे के जन्म के पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना, बोलना सिखाने लगते हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, सामाजिक आचरण की विधियां सिखाई जाती है बच्चों को। और जब वह 3-4 वर्ष का हो जाता है तो उसे पढ़ना लिखना धीरे धीरे सिखाया जाता है, और इस आयु में वो विद्यालय भेजना शुरू कर दिया जाता है बच्चे को। 3-4 साल, 5 साल, जैसे जैसे बच्चे का होता है, ठीक है। तो पहले वो सबसे पहले जो शिक्षा ग्रहण किया वो घर से ग्रहण किया, अपने परिवार से ग्रहण किया, लेकिन जो दूसरी बार है वो अपना विद्यालय है आपका, ठीक है। कह रहा है कि विद्यालय में उसकी शिक्षा बड़े सुनियोजित ढंग से धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों, विद्यालय की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है ना, कुछ शिक्षाविदों के द्वारा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार,
प्लेटो के अनुसार, और ये आपको पूछेगा अरस्तु के अनुसार, हर्बर्ट के अनुसार, सुकरात के अनुसार, एडिसन के अनुसार, फ्रॉबेल के अनुसार, टीपी नन के अनुसार, पेस्टोलॉजी के अनुसार, जेम्स के अनुसार, हार्न के अनुसार। तो ये बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं, दार्शनिक हैं, इनके द्वारा शिक्षा की क्या परिभाषाएं दी गई है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए और यहाँ से एक दो प्रश्न आपको आ सकता है। सबसे पहले देखेंगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार, कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अपने पूर्णता को भी अनुभूति होनी चाहिए। उनके शब्दों में मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, तो शिक्षा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दिया है, तो स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी क्या कहे हैं, तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, तो ये हो गया आपको गांधी जी के अनुसार। प्लेटो ने क्या कहे हैं, तो शिक्षा के द्वारा शरीर और आत्मा दोनों के विकास के महत्व को वो स्वीकार करते हैं प्लेटो। तो ये प्लेटो के द्वारा हो गया। अब यहाँ पर कुछ और यहाँ पर दिया गया है दार्शनिक, जैसे कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषाएं दी गई है। तो ये दोस्तों जितना भी परिभाषा दी गई है ना, ये आपको एक जगह दे दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, वीडियो को अभी तक बहुत कम लोग लाइक किए हैं, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, है ना, तो लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 9 बजे रात में डेली लाइव क्लास मिल सके। ठीक है, और आपकी तैयारी हो सके, आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पूरा PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अरस्तु के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। जी हाँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है, और ये कथन है अरस्तु का। ठीक है, चावार्क की दृष्टि में शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाता है। तो चावार्क के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। ये हो गया हर्बर्ट के अनुसार। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रमाण में लाना। जी हाँ, एडिसन के अनुसार, फ्रॉबेल के अनुसार, सभी का आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। फ्रॉबेल वाला भी आपको इंपॉर्टेंट है, एडिसन का भी इंपॉर्टेंट है, सुकरात हो गया इंपॉर्टेंट, अरस्तु के द्वारा भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। गांधी जी वाला भी देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेटो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य है ना, इसको हम देखते हैं। ठीक है, शिक्षा का देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। देखिए, क्वेश्चन पर तो हम फोकस कर ही रहे थे, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग, आप ही लोग के कहने पर हम इसको सब्जेक्टिव शुरू किए हैं, है ना, और सब्जेक्टिव एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव हम करवाए थे, है ना, उसको आप कीजिएगा, और भी आगे ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारा करवाया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, है ना, शिक्षा से ही हम अपने जीवन का उपार्जन कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया शिक्षा। कह रहा है कि हर युग में जो मानव के लिए है, जीविकोपार्जन एक प्रमुख समस्या रही है ना। जीविकोपार्जन क्या है, एक सबसे बड़ी समस्या है, और शिक्षा के द्वारा ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार बालक को किसी व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए, और जिससे वह भविष्य में अपनी जीविका वो कमा सके, है ना। और महात्मा गांधी के अनुसार, ये आपको जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, आप यहाँ से ध्यान से रखिएगा। कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा से बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहे हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, यानी कि ज्ञान अर्जन का उद्देश्य क्या क्या है। तो ये तो प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है, यानी कि प्राचीन काल से ही शिक्षा का यह उद्देश्य प्रमुख रहा है। प्रमुख उद्देश्य इसे माना जाता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सभी विद्वानों ने शिक्षा के इस उद्देश्य को क्या है, सबसे महत्वपूर्ण माना है आपका, है ना। और तीसरा जो है वो है चरित्र विकास का उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा से ही हमारा चरित्र का क्या होता है, विकास होता है। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, 4 प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, भारत सहित सारे विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक ही
मित रह गई है, जिसमें धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश नहीं है। तो चरित्र का विकास भी किससे होता है? तो शिक्षा का ही ये मुख्य उद्देश्य है, चरित्र का विकास करना। ठीक है, मनुष्यों के चरित्र का विकास करना। आगे जो है नेक्स्ट वो है मानसिक विकास का उद्देश्य, यानी कि शिक्षा का जो अगला उद्देश्य है मनुष्य के मानसिक विकासों का। ठीक है, और इसको काफ़ी डिटेल में दिया गया है, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। हम इसको शॉर्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है कि शारीरिक विकास का उद्देश्य, अगला है कि सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवकाश सदुपयोग के लिए शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं दोस्तों शिक्षा का, है ना, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है कि शिक्षा का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ये 4 5 6 7 जो आपको दिया गया है, इसमें से आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आपको यहाँ से छांटना है। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है आपको शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के 2 रूप हैं। जी हाँ, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के 2 रूप कौन कौन से हैं? तो एक है आत्माभिव्यक्ति और दूसरा है आत्मानुभूति। जी हाँ, वैयक्तिक उद्देश्य, शिक्षा का वैयक्तिक जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका 2 भाग में इसको बांटा गया है। एक तो आत्माभिव्यक्ति और दूसरा आत्मानुभूति। ध्यान में रखिएगा, पहला है आत्माभिव्यक्ति और दूसरा है आत्मानुभूति। अब आत्माभिव्यक्ति किसे कहेंगे? मतलब कि आत्माभिव्यक्ति के समर्थक विद्वान आत्म प्रकाशन का बल देते हैं, अर्थात व्यक्ति को अपने कार्य या व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। आत्माभिव्यक्ति मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है उसका अपना कार्य करना और व्यवहार करने की उसमें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, भले ही उससे दूसरों की हानि पहुँचे। लेकिन इस विचार को ठीक मान लेने का अर्थ होगा कि व्यक्ति का आदिकाल पहुंचा देना अथवा व्यक्ति को पशु के समान बना देना। आत्माभिव्यक्ति क्या होगा? मतलब कि हमको जो मन में आएगा वो हम करेंगे। तो ये क्या है? ये गलत चीज़ है ना। आपको जो मन में आएगा वो कीजिएगा, ये थोड़ी है, नियम कानून से चलिएगा, है ना। जो अगला है जो कह रहा है कि आत्मानुभूति, इसमें क्या कह रहा है कि यह आत्माभिव्यक्ति से भिन्न है ना। आत्माभिव्यक्ति में स्व से अभिप्राय होता है, मतलब कि सेल्फ होता है। आत्माभिव्यक्ति मतलब जो मेरे मन में आएगा वो हम करेंगे, ये हो गया सेल्फ। जैसे कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन आत्मानुभूति में स्व से आशय होता है, जैसे कि मैं उसका होना चाहता हूँ। आत्माभिव्यक्ति में स्व व्यक्ति का पूर्व स्व है, मूर्त स्व है, जबकि आत्मानुभूति में स्व आदर्श स्व होता है, जिस विषय में हम कल्पना करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अब यहाँ पर पढ़िएगा, अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पर आगे निकलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में तर्क। चलिए व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में क्या क्या यहाँ पर तर्क दिया गया है, तो कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का वैयक्तिक विकास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो संसार में सभी श्रेष्ठ रचनाएं व्यक्ति के स्वतंत्र प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही हुई है। दूसरा जो पॉइंट है वो है जनतंत्रीय व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। और सी डी यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट आपको दिया गया है, आप इसको आगे पढ़िएगा, है ना, और इसको समझिएगा। ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है सामाजिक उद्देश्यों के पक्ष में। अगला जो है शिक्षा का, है ना, शिक्षा का जो है व्यक्तिक उद्देश्य के पक्ष में क्या क्या तर्क है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। बहुत सारा पॉइंट है ना। जैसे शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य से व्यक्तिवाद को बल मिलता है। व्यक्तिक उद्देश्य जो है वो समाजवादी विचारधारा के विपरीत है। यह उद्देश्य आत्म प्रदर्शन की गलत धारणा पर आधारित है और आपका है कि इससे व्यक्ति में पाशविक प्रवृत्तियों का विकास होता है और यह उद्देश्य के अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक स्वरूप की उपेक्षा की गई है। चलिए कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है काफ़ी सारा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और हम चलते हैं आगे, है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, चलिए सामाजिक उद्देश्य देख लिए। अब है आपका सामाजिक उद्देश्यों के पक्ष में तर्क। देखिए सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में क्या तर्क है और इसके विपक्ष में क्या तर्क है। ठीक है, तो सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क आपको पता होना चाहिए, है ना, शिक्षा का, है ना। तो व्यक्ति को अपने जीवन यापन की दृष्टि से समाज क्या है, काफ़ी अनिवार्य है और समाज से ही
अलग उसके जीवन कल्पना नहीं किया जा सकता। मनुष्य का समाज से अलग आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उसके जीवन का, और इसलिए समाज का हित ही मनुष्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। यानी कि समाज ही सभ्यता व संस्कृति को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति संस्कारित होता है, और वंशानुक्रम से व्यक्ति केवल पारिवारिक प्रवृत्तियों ही प्राप्त करता है ना, लेकिन सामाजिक वातावरण उसे वास्तविक मानव बनाता है। ठीक है, इसीलिए न कहा गया है कि क्या है मनुष्य क्या है, तो एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है कि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत ही नागरिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है, और समाज में ही व्यक्ति की विभिन्न शक्तियों का भी विकास होता है, और सामाजिक जीवन ही व्यक्ति को नए आविष्कारों के लिए भी अवसर प्रदान करता है। तो ये तो हो गया समाजीकरण का जो हो गया पक्ष में तर्क हो गया है ना, पक्ष में तर्क हो गया। अब है समाजीकरण के उद्देश्यों का विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो विपक्ष में यहाँ पर कुछ तर्क दिया गया है, जैसे कि इतिहास गवाह है कि सर्वाधिकारी राज्य युद्ध की विभीषिकाओं को जन्म देता है। दूसरा है कि इस उद्देश्य से व्यक्ति का मानसिक और सौंदर्यात्मक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है, और इस उद्देश्य पर आधारित शिक्षा संकुचित राष्ट्रीयता का विकास करती है। तो ये सब हो गया विपक्ष के कुछ तर्क हो गए आपके। अगला जो पॉइंट है ना, अब ये लास्ट पॉइंट ही आपको यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालयी शिक्षा की क्या प्रकृति है ना, ये लास्ट पॉइंट है आपका, विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति। देखिए, जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है ना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, है ना, और आप भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षा क्या है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। हम अपने संपूर्ण जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, यानी कि कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं, हमारा विकास होते रहता है ना। विकास भी यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ दो प्रकार का, एक तो हो गया आपका शारीरिक विकास, एक हो गया आपका मानसिक विकास। शिक्षा और सभ्यता का आपस में बहुत गहरा संबंध है दोस्तों। ठीक है, यानी कि जिसका हमारे जीवन पर असर पड़ता है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा पथ है। यहाँ पर देखिए शिक्षा छूट गया है, तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा पथ है जिस पर चलकर हम सद्मार्ग एवं तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और बिना शिक्षा के हमारा जीवन क्या है, तो अधूरा है। शिक्षा की सहायता से ही हम अपनी सभ्यता संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, तथा अच्छा और बुरा को पहचान सकते हैं। शिक्षा की क्या क्या प्रकृति है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। शिक्षा की प्रकृति को निम्नवत दर्शाया गया है, जैसे कि पहला पॉइंट है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज का एक अभिन्न अंग है। दूसरा पॉइंट है जो शिक्षा है वो एक गतिशील प्रक्रिया है ना, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि समय के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, इसमें भी परिवर्तन होता है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, है ना, क्या होता रहता है, धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है। आज से 50 साल पहले कुछ और इसका शिक्षा का पाठ्यक्रम था, है ना, शिक्षा की विधि कुछ अलग था, है ना, नए नए इसमें प्रयोग होते रहते हैं। आज देखिए मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, पहले ऐसा थोड़ी था, है ना। ज्ञान और शिक्षा एक क्या है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर बढ़ते रहती है। शिक्षा की गतिशीलता के कारण ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, और यहाँ शिक्षा की गतिशीलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा के दो ध्रुव माने जाते हैं। कौन कौन, तो एक तो हो गए शिक्षक और दूसरे हो गए शिक्षार्थी, यानी कि स्टूडेंट। शिक्षा की प्रक्रिया में दोनों का होना आवश्यक है ना। बिना शिक्षक के थोड़ी शिक्षार्थी सीख सकता है, और बिना शिक्षक जो है किसको सिखाएगा, शिक्षार्थी रहेगा तब तो सिखाएंगे, है ना। तो शिक्षक प्रभावित करता है, और शिक्षार्थी उससे क्या होता है, तो प्रभावित होता है। शिक्षक क्या करता है, प्रभावित करता है, और शिक्षार्थी उससे प्रभावित होता है। तो ये हो गया शिक्षा क्या है, तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आपका चौथा नंबर पॉइंट। वो कह रहा है कि शिक्षा क्या है, अनवरत प्रक्रिया है। मतलब कि शिक्षा क्या है, हमेशा चलने वाली अनवरत, है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि मनुष्य जो है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक शिक्षा प्राप्त करते रहता है, कुछ न कुछ वो सीखते रहता है। यानी कि मनुष्य औपचारिक व अनौपचारिक रूप से कुछ न कुछ अवश्य सीखता है दोस्तों। शिक्षा
विकास की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा क्या है, यानी कि मानव जो है वो जन्मजात व्यवहार पशु के समान है ना। मानव का जन्मजात व्यवहार क्या है, एक पशु के समान होता है। और शिक्षा जो है इस जन्मजात शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। शिक्षा के माध्यम से ही हमारा सर्वांगीण विकास होता है। मानव के विकास के साथ ही शिक्षा से समाज की संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। और लास्ट जो पॉइंट है कि शिक्षा जो है वो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा से ही सर्वांगीण मतलब कि सभी चीज़ों का विकास होता है। एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि शिक्षा का कार्य बालक की कुछ क्षमताओं का विकास करना ही नहीं है, बल्कि बालक के सभी पक्षों का, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। ये है शिक्षा का प्रक्रिया, है ना। इसीलिए शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा, इसका टॉपिक भी आज यहाँ से समाप्त हो गया, है ना। तो 3 पॉइंट टॉपिक यहाँ से हम लोग समाप्त किए आज। कौन कौन टॉपिक समाप्त किए, तो शिक्षा हम लोग समाप्त किए, जिसका सामान्य अवधारणा देखे, इसका उद्देश्य देखे, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति देखे, फिर उसके पहले हम लोग विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को देखें, और उसके पहले हम लोग शिक्षा को समझे, है ना, शिक्षा के अर्थ को जाने, है ना, और विद्यालय का अर्थ को जाने, समाज का अर्थ को जाने। अगला इसमें 2 टॉपिक और बचा हुआ है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 और है इसमें, है ना। 2 जो इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक बचा हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना। तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा, तो एक दिन में उसको हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करके यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम इतना ही रहने देंगे दोस्तों। और एक बार मैं फिर बता दूं कि आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको डीएलएड, समान अध्ययन, मैथ, रीजनिंग सभी की आपको तैयारी करवाई जा रही है, ताकि आपकी पूरी तैयारी, आपको अलग जाने की, कहीं भी जाने की, अलग पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है ना। दूसरा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा चैनल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपको करवाया गया है पीछे और जितना आगे करवाया जाएगा, अगर इतना कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि रिजल्ट आपके हाथों में आ जाएगी, ठीक है। तो मात्र 351 इसमें चार्ज है, आप इसमें पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। कैसे पेमेंट करना है, तो आप इस नंबर पर गूगल पे के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से इस नंबर पर आप पेमेंट कीजिए। उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप उसको भेज दीजिए, जहां आपको एक हेड टीचर ग्रुप में, उस हेड टीचर का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको पर्सनली सभी PDF आपको मिल जाएगा। पीछे जितना क्लास हुआ है, पीछे आपका लगभग 90 से ज़्यादा क्लास हो गया है ना। 85 जिसमें टेस्ट है, उसके बाद यहाँ पर मैथ का 4 क्लास हो गया है, 2 क्लास डीएलएड का हो गया है। तो पीछे वाला सभी क्लास आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो है, उसका PDF है, उसका नोट्स है ना, ताकि आप पूरी तैयारी यहाँ से कर सके। अभी आपके पास समय है, सितंबर बोला गया है, अभी डेट नहीं आया है एग्ज़ाम का, कब तक एग्ज़ाम होगा आपका, है ना। तो आप लगे रहिए और तैयारी करते रहिए, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। तो आज यूनिट फर्स्ट का 3 यहाँ पर हम लोग पॉइंट क्लियर किए, है ना। 3 टॉपिक यहाँ से क्लियर किए, शिक्षा, विद्यालय और समाज, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा सामान्य अवधारणा, उसका उद्देश्य, और विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। आज इतना ही रहने देते हैं। 9 बजे डेली क्लास होता है, तो खा पी करके बरियार होकर के आप तैयार रहिएगा 9 बजे, है ना, ताकि आप 1 से 1.5 घंटा टिक सके, है ना। तो 1 घंटा लगभग क्लास होता है, 1.5 घंटा जाते जाते थोड़ा सा थकावट हो जाता है ना। तो 1 घंटा से सवा घंटा, 1.5 घंटा लगभग चलेगा आपका क्लास, और डेली 9 बजे चलेगा, है ना। कल है संडे, और कल आप लोग को 9 बजे हम रात में आएंगे लाइव, डिस्कशन वहाँ पर बातें करेंगे। तो आप लोग भी 9 बजे आइएगा लाइव, आप भी अपना सवाल रखिएगा, हम भी अपना जवाब रखेंगे, ठीक है। तो कल 9 बजे मिलेंगे लाइव, 9 बजे, ठीक है। 28 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो जिन लोग को जुड़ना है आप यहाँ से पेमेंट करके दोस्तों जुड़ सकते हैं, है ना। ये नंबर आपको दे दिया गया है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।